जिन्होंने कभी ना चुनाव लड़ा और कभी कुर्सी पर नहीं बैठे, लेकिन उनके इशारे पर पूरा राज्य झुकता था। सड़कों पर उनका नाम सुनते ही भीड़ सन्नाटे में बदल जाती थी। पुलिस कमिश्नर से लेकर मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता तक सब उन्हें नाराज करने से डरते थे। जिनके एक शब्द से बुलेटिन बदलते थे और जिनकी चुप्पी भी सत्ता की सांसें रोक देती थी। हम बात कर रहे हैं बाला साहेब ठाकरे की। मैं आपको अभी ताजा उदाहरण देता हूं। जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया तो शिवसेना ने सबसे आगे जाकर के झंडा गाड़ दिया, हमने गिराया। गौरव तो है ही, बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने तो कहा दिया, साफ कह दिया। समर्थक जिन्हें आज भी हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, तो आलोचक सांप्रदायिक नफरत का प्रतीक मानते हैं। I am a Hindu, a mad Hindu. You call yourself mad? Pardon? You call yourself mad? Don't be that smart. No, why? I put any inverted commas to mad. लेकिन मैगजीन ठाकरे के विचारों और उनके गुस्से की आवाज बन गई। इसमें छपने वाले उनके कार्टून सीधे दिल और दिमाग पर चोट करते थे। खासकर मुंबई में बढ़ते हुए दक्षिण भारतीय प्रवासियों के मुद्दे पर ठाकरे ने खुलकर अपनी राय रखी। उनका मानना था कि मुंबई की नौकरी और बिजनेस के मौके मराठी युवाओं के हक के हैं, लेकिन बाहर से आए लोग इन मौकों को छीन रहे हैं। यहीं से बाल ठाकरे का कार्टूनिस्ट से एक राजनीतिक बनने का सफर शुरू हुआ। मार्मिक सिर्फ एक पत्रिका नहीं रही, बल्कि मराठी अस्मिता का घोषणा पत्र बन गई। हजारों युवा ठाकरे के कार्टून पढ़कर जोश में आ जाते थे। यही वो दौर था जब 1966 में ठाकरे ने राजनीतिक और सामाजिक संगठन शिवसेना की नींव रखी। शुरुआत में शिवसेना का मकसद सिर्फ एक ही था, मुंबई में मराठी युवाओं के लिए रोजगार और पहचान सुरक्षित करना। उस वक्त मुंबई भारत का आर्थिक इंजन कहा जाता था, लेकिन तेजी से बदलते सामाजिक ताने बाने ने मराठी लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी थी। शहर में दक्षिण भारतीय और गुजराती व्यापारियों का प्रभाव बढ़ रहा था और अंडरवर्ल्ड में हाजी मस्तान जैसे मुस्लिम डॉन की मौजूदगी ने सामाजिक तनाव को बढ़ा दिया था। इस दौरान बाला साहेब ठाकरे ने मराठी मानुस का नारा दिया और देखते ही देखते हजारों बेरोजगार युवक उनके पीछे खड़े हो गए। मुंबई की सड़कों पर शिव सैनिकों की आवाज गूंजने लगी। वो बॉम्बे हमारा है कहकर दक्षिण भारतीय होटलों, ऑफिसों और सिनेमा थिएटर्स पर हमले करने लगे। ठाकरे ने यह संदेश साफ कर दिया था कि अगर मराठी युवाओं को उनका हक नहीं मिला तो मुंबई चैन से सांस नहीं ले पाएगी। शिवसेना का ये आक्रामक अंदाज ठाकरे को रातों रात सुर्खियों में ले आया, लेकिन इन आंदोलनों की वजह से साल 1969 में मुंबई पुलिस ने बाला साहब ठाकरे को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा, मराठी माणूस को उसका हक दिलाने के लिए जेल भी जाऊंगा, जिससे मराठियों में जोश और भी बढ़ गया। लाखों लोग बाला साहब के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार थे। इसी दशक में बाला साहब सिर्फ कार्टूनिस्ट नहीं रहे, बल्कि मुंबई के सियासत के सबसे ताकतवर खिलाड़ी बन गए। जिंदा रहो, जिंदा रहने दो, ये पॉलिसी थी मेरी। किसी का इसमें कोई द्वेष नहीं था, हेट्रेड नहीं था किसी कम्युनिटी का। हर एक प्रांत में उनका अधिकार होता है, तो मैं मेरे लोगों का अधिकार उनके प्रांत में मैं हासिल करने की कोशिश कर रहा था। उस समय मुंबई में हाजी मस्तान, करीम लाला और दाऊद इब्राहिम जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन का दबदबा था।
लेकिन लोग मदद के लिए पुलिस या सरकार का नहीं बल्कि बाला साहब का दरवाजा खटखटाते थे। एक व्यापारी ने कहा कि बाला साहब ठाकरे के एक फोन से मुझे हाजी मस्तान की धमकियां आना बंद हो गई। 70 के दशक में बाला साहब को किसी राजनेता की तरह नहीं देखा जाता था, बल्कि अब वो जनता के अभिभावक यानी गार्डियन बन चुके थे, जो महाराष्ट्र के हर बेटे बेटियों के लिए ढाल बनकर खड़े रहते थे। अब कोई असहाय नहीं था। शिवसेना ने न सिर्फ नारे दिए बल्कि लोगों को भी वो आत्मविश्वास दिया जो दशकों से कहीं खो गया था। अब महाराष्ट्र की जनता को यकीन था कि उनके पीछे एक ऐसी ताकत खड़ी है जो न सिर्फ बात करती है बल्कि जरूरत पड़ने पर उनके साथ लाठियां भी खाएगी, उनकी रक्षा भी करेगी। आने वाले सालों में बाला साहब ठाकरे की छवि सत्ता के किंग मेकर के रूप में उभर कर सामने आने लगी। उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन गिरेगा, इसका फैसला कहीं न कहीं उनके घर मातोश्री में होता था। उनका दरबार ही किसी सरकारी दफ्तर से कम नहीं था। नेता, अफसर, फिल्म स्टार, बिजनेसमैन सब अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचते थे, क्योंकि सबको पता था कि बाला साहब का कहा हुआ शब्द ही आखिरी फैसला होता है। 1980 और 90 के दशक में ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र में आ चुके थे। कांग्रेस हो या भाजपा, कोई भी दल बाला साहब को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं करता था। उनके पास जनता का वो विश्वास और युवाओं का वो जुनून था जिसकी ताकत से वो सियासत की पूरी बिसात बदल सकते थे। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या बाला साहब ठाकरे मुस्लिम विरोधी थे? तो उनके बारे में लिखने वाले कहते हैं कि शिवसेना की शुरुआत मुस्लिम समुदाय मुख्य निशाना कभी नहीं था, लेकिन मराठी अस्मिता की लड़ाई के बाद हिंदुत्व की ओर ये लड़ाई बढ़ रही थी। इस बीच 90 के दशक में भारत में सांप्रदायिक दंगे होने लगे, तनाव बढ़ने लगा, कश्मीर में आतंकवाद चरम पर पहुंच चुका था। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार ने हिंदू समुदाय में गुस्सा और भय पैदा किया था और राम जन्मभूमि आंदोलन में हिंदुओं को एकजुट करने का माहौल बनाया गया था। साल 1991 में विश्व हिंदू परिषद और भाजपा का प्रभाव बढ़ रहा था। हिंदुस्तान में बांग्लादेशी मुस्लिमों की घुसपैठ बढ़ रही थी। यही वो वक्त था जब बाला साहब मराठी माणूस से हिंदू हृदय सम्राट की तरह बदलते हैं। बाला साहब ठाकरे खुले शब्दों में बोलने वाले नेता थे। उन्होंने कभी अपने विचार छिपाए नहीं। बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के बाद जब पूरा देश हिल गया था और राजनीतिक दल इस घटना से दूरी बनाए रहे थे, तब बाला साहब ने साफ कहा, अगर मेरे शिव सैनिकों ने यह काम किया है तो मुझे उन पर गर्व है। ये बयान उस दौर में उनके कड़े तेवर और स्पष्ट विचारधारा का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया। बांग्लादेशी मुसलमानों पर भी उनका रुख बेहद सख्त था। वो बार बार एक ही बात कहा करते थे। वो कहते थे, ये लोग सिर्फ घुसपैठिए नहीं बल्कि देश की सुरक्षा के लिए जहर है। उन्हें भारत से निकाल देना चाहिए। अगर उन्हें पाकिस्तान जाना है तो चले जाएं। देश को कैसे निकाले? हमारे यहाँ से हम निकालेंगे, उसको छोड़ देंगे उनके बॉर्डर तक, और यहाँ राजस्थान के बॉर्डर्स तक। चाहे तो पाकिस्तान में जाओ, मगर यहाँ नहीं, क्योंकि वो इस्लाम का ये देश है। जाओ वहां जाके नमाज पढ़ो आराम से। इसी बीच 1993 में जब अमरनाथ यात्रा पर आतंकवादियों ने धमकी दी, तब वो बाला साहब ही थे जिन्होंने कहा था, अगर एक भी हिंदू यात्री पर हमला हुआ तो एक भी मुसलमान हज पर नहीं जा पाएगा। इस बयान के बाद यात्रा सुरक्षित रही और उनकी छवि एक हिंदू नेता की बन गई। इसी साल एक और घटना हुई जब 12 मार्च 1993 के हुए बम ब्लास्ट में 257 लोग मारे गए। इसके पीछे अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम का हाथ माना गया, जिसके बाद मुंबई में भयानक दंगे भड़के जिसमें करीब 900 लोग मारे गए। इस दौरान भी बाला साहब ने अंडरवर्ल्ड के खिलाफ खुलकर आवाज और कई कड़े कदम उठाए। कहा जाता है कि 80 और 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम जैसे ज्यादातर अंडरवर्ल्ड डॉन बाबा साहब ठाकरे के डर से ही देश छोड़कर भाग निकले थे। इस तरह 1992 और 93 के उनके जीवन में विवादास्पद साल रहे, मगर उनके बारे में लिखने वाले कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि उन्हें पूरे मुस्लिम समुदाय से ही नफरत थी, बल्कि उन्होंने साल 1998 में कहा था कि हमें मुसलमानों को अपना आधा हिस्सा मानना चाहिए, उनके साथ सही व्यवहार करना चाहिए। उसको लगता है कि आप उसके मुसलमान खिलाफ की हैं। मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसी मुसलमान की बात कर रहा हूँ जो प्रो पाकिस्तान है। वहीं हिंदी सिनेमा के मशहूर मुस्लिम अभिनेता दिलीप कुमार भी उनके मित्र थे। दोनों के घरों में अक्सर आना जाना रहता था, लेकिन जब दिलीप कुमार ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज स्वीकार किया, तब बाला साहब इसके खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने इस कदम का खुलकर विरोध किया और यहाँ तक कि शिव सैनिकों को दिलीप कुमार के घर के बाहर अंडरवियर पहनकर प्रदर्शन करने भेजा और कहा, ये अवार्ड वापस दो या फिर भारत छोड़कर चले जाओ।
यह उस दौर की सबसे विवादित घटनाओं में से एक बन गई थी। अब बाला साहब के राजनीतिक जीवन की कहानी को आगे बढ़ाएं तो साल 1995 में भाजपा और शिवसेना का गठबंधन बना और 1995 के विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन ने इतिहास रच दिया। शिवसेना भाजपा गठबंधन ने राज्य की सत्ता हासिल की और मनोहर जोशी महाराष्ट्र के पहले शिवसेना मुख्यमंत्री बने। लेकिन असल में बात यह थी कि भले ही मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे वो, मगर महाराष्ट्र के असली पावर सेंटर तो बाला साहब ठाकरे ही थे। उन्हें खुलकर रिमोट कंट्रोल कहा जाने लगा और उन्होंने भी इसे कभी नकारा नहीं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं ही सरकार का रिमोट कंट्रोल। यानी राजनीति के मैदान में भी वो ऐसा ही किरदार निभाते रहे जैसा उन्होंने हमेशा पसंद किया, सीधे, साफ और बेबाक। सरकार की नीतियों पर आखिरी फैसला उनका ही होता था। यही वजह थी कि 1995 से 1999 तक शिवसेना शासन पूरी तरह से ठाकरे ब्रांड राजनीति की छाप लिए रहा। मराठी अस्मिता को बढ़ावा, हिंदुत्व की रक्षा और मजबूत लोकल मुद्दे, इन सब के पीछे बाला साहब ठाकरे का विजन साफ दिखता था। चलिए अब जानते हैं वो दिलचस्प किस्सा जब बाला साहब ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। तो बात है साल 2002 की, जब गुजरात में गोधरा कांड हुआ तो गुजरात जल रहा था। राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे और उनके पद से हटने के लिए चारों तरफ दबाव बढ़ रहा था। तभी शिवसेना भाजपा की सहयोगी पार्टी थी और बाला साहब नरेंद्र मोदी के कंधों पर हाथ रखकर खड़े हो गए। कई वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि उस वक्त गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ देश भर में हवा चल गई और हालात को काबू करने के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी नरेंद्र मोदी को गुजरात की सत्ता से हटाने का मन बना चुके थे। लेकिन बाला साहब ठाकरे जानते थे कि नरेंद्र मोदी का इन दंगों में कोई हाथ नहीं था। इसलिए जब गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी एक रैली के लिए मुंबई पहुंचे और उन्होंने बाला साहब से इस मुद्दे पर राय मांगी, क्या मोदी जी को मुख्यमंत्री कुर्सी से हटा दिया जाए, तब बाला साहब ठाकरे ने कहा, अगर हालात कैसे भी हो नरेंद्र मोदी को छुआ भी ना जाए, क्योंकि अगर वो गए तो गुजरात भी चला जाएगा। कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे से बात करने के बाद ही लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी से बात की थी और उन्होंने अपना फैसला बदला था। फिर आगे चलकर नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों में क्लीन चिट भी मिली। तो आज के लिए बस इतना ही। इस सीरीज के अगले पार्ट में हम देखेंगे कि क्या हुआ था जब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने बाला साहब को मारने की कोशिश की थी। बाला साहब ठाकरे की मौत कैसे हुई और उनसे जुड़े और भी कुछ अनसुलझे, अनकहे किस्से, कहानियां। तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। खैर, आपको महाराष्ट्र के सबसे प्रभावशाली नेता बाला साहब ठाकरे की कहानी कैसी लगी? और अगर बाला साहब देश के प्रधानमंत्री बन जाते तो आज देश कहां पहुंच चुका होता? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। 11,000 लाइक्स का लक्ष्य है, जरूर करवा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।